बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में तीन चीज़ों पर बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब के साथ क्या हुआ जब उनकी कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई, या कोर कमांडर पेशावर की उनसे मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस बारे में। मेरी सीएम हाउस में सोर्सेज से बिल्कुल सही मालूमात जो इस सिलसिले में दस्तयाब हैं, जो वो इस शर्त पर दे रहे हैं कि उनका नाम सामने ना आए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जब इसकी तस्दीक की गई है तो एक बात ज़रा अजीबोगरीब बताई गई है उनके दफ्तर से, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी सिक्योरिटी के मामले में अब हमारे सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजीर आला की सिक्योरिटी के लिए 3 अदद, जी हां 3 अदद एसपी तैनात कर दिए गए हैं। क्या माजरा है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इस्तंबुल में क्या चल रहा है, क्योंकि 18 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। क्या चीज़ है जो बार बार रुकावट पैदा कर रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात तय पा जाने में, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मामला। सीनियर सहाफ़ी है मोहम्मद उमैर, ज़बरदस्त रिपोर्टर, उन्होंने खबर दी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सिक्योरिटी है उसकी स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी के बाद कुछ चेंजेस किए गए। ज़िया तनोरी साहब के प्लेटफॉर्म से हमें यह पता चल रहा है कि सीटीडी की रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा करते हुए तारीख में पहली मर्तबा किसी भी वज़ीर आला के लिए बैक वक्त एसएसपी ओहदे के 3 पुलिस अफसरान की तैनाती कर दी गई है। अब इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन बताता है कि आईजी पंजाब के पीएसओ एसएसपी हमजा अमानुल्लाह को वज़ीर आला पंजाब का नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगा दिया गया है। अरसलान जाहिद जो एसएसपी डॉल्फिन के फराइज अंजाम दे रहे थे और एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान अहमद जुनैर चीमा, उनको भी वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी पर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिक्योरिटी के हवाले से ये फैसले क्यों किए गए हैं, इसका ताल्लुक है गुज़श्ता दिनों जो कुछ पंजाब में हुआ, ख़ास तौर पर मुरीद के में हुआ, उससे जुड़ा हुआ मामला है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिक्योरिटी की स्क्रूटनी की गई है। पिछले कुछ दिनों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नकलो हरकत भी बड़ी महदूद रखी गई। मैं आपसे अर्ज करूं, अब मैं अपनी राय आपको दे रहा हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिक्योरिटी के लिए ये तमाम इक़दामात किसी थ्रेट की बुनियाद पर या मुमकिना तौर पर कुछ गेज करते हुए, कुछ फोर्सी करते हुए, किसी खतरे को भांपते हुए किए गए हैं। तो ये मामलात अगर लब्बैक से जुड़े हुए हैं तो याद रखिए कि लब्बैक के खिलाफ जो कुछ किया गया है, वो जिस अंदाज में किया गया है, उस अंदाज पर सवालिया निशान है। जिस अंदाज में ऑपरेशन हुआ, जिस अंदाज में लब्बैक के मरकज पर पहली कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद जिस अंदाज में लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई, यानी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया, इस तमाम सूरत हाल का मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिक्योरिटी से लेना देना है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि रियासत जो तमाम मामलात चलाने की जिम्मेदारी, मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूं, तो वो रियासत किसी तंजीम पर पाबंदी लगा सकती है, किसी शख्स के खिलाफ, किसी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है इल्जामात की बुनियाद पर, जब वो साबित हो जाएं तब। लेकिन ये सब कुछ रियासत को कानूनी तौर पर अंजाम देना होता है। रियासत कभी भी ऐसे अंदाज में काम नहीं कर सकती जिसको कोई भी शख्स उठकर कहे कि यह गैर कानूनी तरीका है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिक्योरिटी अगर बढ़ाई गई है तो उससे पहले जो कुछ इक़दामात किए गए हैं उन पर सवालिया निशान है, और यह सवालिया निशान फिर इस सूरत हाल में और ज्यादा भरपूर हो जाता है जिस अंदाज में ये सब कुछ अंजाम दिया गया है। माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि लब्बैक के खिलाफ पाबंदी के लिए अगर उसी अंदाज में आगे बढ़ते कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना पड़ता, तो फिर मुरीद के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होता। जो कुछ लब्बैक के मरकज मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पर किया गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होता। लब्बैक के वकला के पास पूरा मौका होता कि वो इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अपने सबूत रखें
اور وہاں پر لواحقین بھی لے کر آئیں جو بتائیں کہ ان کے پیارے غائب ہیں، کہاں ہیں، اور زخمیوں کے حوالے سے بھی معلومات دی جائیں، تو یہ تمام کہانیاں سامنے آتی۔ تو ریاست نے جس انداز میں کام کیا وہ انداز تمام تجزیہ کاروں کو یہ موقع کہنے کا دیتا ہے کہ یہ انداز ریاست کے کام کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، ظاہر ہے کہ there are reasons to do so، بٹ اس سے پہلے ریاست کو قانونی انداز میں کام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ڈکی بھائی کے معاملے میں کیا چل رہا ہے۔ ڈکی بھائی کے خلاف جو کیس ہے آپ کو پتا ہے، اب اس کیس میں اور دیگر مقدمات میں کروڑوں کی کرپشن کا الزام NCCIA کے افسران کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام ملزمان نے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماسک لگا رکھے ہیں۔ ڈکی بھائی سے جو رشوت لی گئی ہے، جو الزام سامنے آ رہا ہے، 90 لاکھ روپے رشوت لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ 3,26,420 ڈالرز ان کے بائنانس اکاؤنٹ سے لیے گئے ہیں۔ FIA کے لوگوں کی جانب سے 9 افسران کے نام شامل ہیں۔ اغوا ہونے والے NCCIA کے افسر عثمان بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں۔ ملزمان پر دیگر مقدمات اور کال سینٹر سے بھی رشوت لینے کا الزام ہے، یہ ہمیں اس کیس میں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ معاملہ سرفراز چودھری صاحب سے شروع ہوا، عثمان صاحب تک جو ڈکی بھائی سے تفتیش کر رہے تھے آ گیا یہ رقم، جس میں 3,26,000 پلس ڈالرز ہیں، 90 لاکھ روپے ہیں، سب ملا کے کچھ 11 کروڑ کے آس پاس بنتی ہے جو ڈکی بھائی سے ہتھیائے گئے ہیں، اور کچھ مقامات پر لے جا کر سینٹر سے دور، کسی قانونی مرکز سے دور، وہاں لے جا کر کیش لیا گیا ہے۔ یہ تمام کی تمام تفصیلات اس کیس کی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں اس کی ایک ایک ڈیٹیل درج ہے۔ مقدمے میں لکھا ہے سعد رحمان اور ڈکی بھائی کو حسب ضابطہ گرفتار کیا گیا۔ تفتیش شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے حوالے ہوئی۔ شعیب ریاض نے ملزم کی بیگم عروب جتوئی کو مقدمے میں ریلیف دینے کے لیے رقم مبلغ 60 لاکھ روپے بذریعہ عثمان، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے سلمان عزیز جو کہ شعیب ریاض کا فرنٹ مین ہے، اس کے ساتھ مل کر ہتھیائے، اور مزید ملزم سعد رحمان اور ڈکی بھائی کو جوڈیشل کروانے کی غرض سے مزید 30 لاکھ روپے چیکس کی صورت میں بذریعہ شہباز، فرنٹ مین شعیب ریاض اور ملزم کے وکیل چودھری عثمان کے ساتھ باہم ساز باز ہو کر بٹورے۔ دوران انکوائری پایا گیا کہ شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے زر رشوت رقم 90 لاکھ روپے ملزم سعد رحمان عرف ڈکی بھائی کی فیملی ممبر سے بذریعہ اپنے فرنٹ مین عثمان سلمان عزیز اور ملزم کے وکیل چودھری عثمان کے ساتھ ساز باز ہو کر رقم مبلغ 60 لاکھ روپے شعیب ریاض نے اپنے وصول کیے۔ 30 لاکھ روپے بصورت 3 عدد چیک مالیتی 10 لاکھ روپے فی چیک شہباز بطور زر رشوت ہتھیائی گئی رقم کی تقسیم کاری کی تفصیل یہ ہے۔ اب یہ رقم کیسے بانٹی گئی؟ شعیب ریاض نے 50 لاکھ روپے الزام علیہ زوار احمد ڈیپٹی ڈائریکٹر کے ایک دوست کار زون شوروم والے کے پاس رکھوائے، اور 5 لاکھ روپے عثمان عزیز اور 5 لاکھ روپے چودھری عثمان نے رکھے۔ مزید 20 لاکھ روپے شعیب ریاض نے خود رکھ کر بقیہ 5 لاکھ روپے اپنے فرنٹ مین کو دیے اور 5 لاکھ روپے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو دیے۔ دوران انکوائری پایا گیا کہ ملزم شعیب ریاض نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے 3,26,420 ڈالر بذریعہ بائنانس اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ یہ تمام کی تمام تر تفصیلات، کیسے پیسے رکھے، کس جگہ لیے، یہ اب اس FIR میں درج ہے۔ ہمارا ایک محکمہ جس کا کام ہے کہ وہ ملزموں کو، مجرموں کو پکڑے، وہ محکمہ خود یہ کارنامے انجام دے رہا ہے۔ کس کا نام اس میں آ رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلا نام ہے محمد سرفراز چودھری، ایڈیشنل ڈائریکٹر، زوار احمد ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکٹنگ چارج NCCIA لاہور، محمد عثمان ڈیپٹی ڈائریکٹر NCCIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، ایاز خان یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر NCCIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCIA لاہور، مجتبیٰ ظفر اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCIA لاہور، یاسر رمضان سب انسپیکٹر NCCIA لاہور، علی رضا سب انسپیکٹر، سلمان عزیز، یہ تمام لوگ ہیں جو NCCIA کے لوگ ہیں جن کا آج کل بڑا نام ہے ہر جگہ۔ ان تمام نے یہ پیسے ہتھیائے ہیں اور ڈکی بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔
अब खबर ये आ रही है कि डकी भाई की जमानत जल्द हो जाएगी और वो सलाखों के पीछे से बाहर आ सकते हैं। एक मुकदमा डकी भाई पर और बाज जराए का कहना है बन सकता है, और वो मुकदमा है रिश्वत देने का। लेकिन उनके करीब तरीन लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ डकी भाई को डरा धमका कर किया गया, इसलिए ये मुकदमा नहीं बनेगा। अलबत्ता जो गैर कानूनी एप्लीकेशन वाला केस है वो डकी भाई पर चलेगा और वो अभी उसको भुगतेंगे, अदालतों के चक्कर लगेंगे, लेकिन डकी भाई जल्द बाहर आ सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था वसीम अकरम के केस में क्या हुआ है। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जगह जगह वसीम अकरम की बीजे स्पोर्ट्स वाली तस्वीर लगी है। उसके अलावा हमारे यहाँ बीजे स्पोर्ट्स के बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर, दीगर जगहों पर इश्तिहारात आते हैं। तो हमारे इदारे जो सिस्ट्रोलॉजी के खिलाफ, डकी भाई के खिलाफ, कुछ छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, वो इन बड़े बड़े नामों के खिलाफ कब जाएंगे, इनके खिलाफ क्या होगा, इस सवाल का जवाब कब आएगा। और ये जो बाइनांस वॉलेट से पैसे हासिल किए गए डकी भाई से, ये पैसे हासिल करने वाले कानूनी इदारे के लोग बताएंगे कि हमारे यहां क्रिप्टो पर पाबंदी है, क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल नहीं है, और ये लोग बाइनांस वॉलेट रखते हैं और उस बाइनांस वॉलेट में 10-12 करोड़ रुपए मौजूद होना हमें इन एफआईआर से सामने नजर आ रहा है। ये डकी भाई का मामला है। उनके लिए रिलीफ की खबर है। हमारे यहां बड़े बड़े मुजरिम उतना नहीं भुगतते जितना डकी भाई ने भुगत लिया है। एक नौजवान है जिसने यकीनन कुछ गलतियां की हैं, उनकी गलतियां उनके कंटेंट में इससे ज्यादा हैं। वो कंटेंट लोगों को, नौजवानों को बहुत बुरी तरह से खराब कर रहा है। उनके कंटेंट में इससे ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन ये जो इशू है ये भी छोटा नहीं, तो डकी भाई को जवाब देना होगा। मगर हमारा कानून जो तगड़े डकी भाई हों या डिक्की वाले भाई हों, उनके खिलाफ जब कुछ करता है तो तगड़े लोग बच जाते, डकी भाई जैसे फंस जाते हैं। ये हमने अपने यहां होते हुए देखा है। खबर ये आ रही है कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तीसरे रोज के मुज़ाकरात थे वो 18 घंटे हुए हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 18 घंटे मुज़ाकरात करना, लेकिन किए गए। और इस दौरान तालिबान के वफ्द ने कई बार पाकिस्तान के खवारिज, टीटीपी और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिका और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज मुतालबे से इत्तेफाक किया। ये पाकिस्तानी सोर्सेज बताते हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज। मेजबानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने, यानी कि तुर्की के मेजबान, इस मरकजी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मर्तबा काबुल से हिदायत लेते थे, पाकिस्तान से बात करते थे, काबुल राब्ता करते थे, काबुल से हिदायत लेते थे, और उसके बाद अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता था। मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। अब भी एक आखिरी कोशिश जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि एक आखिरी कोशिश जारी है। बावजूद तालिबान की हठधर्मी, किसी तरह इस मामले को मंतिक और बातचीत से हल कर लिया जाए और मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। ये आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन आखिरी खबरें आ रही हैं कि इसके बेनतीजा रहने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अगर ये बेनतीजा रहते हैं तो क्या होगा? हम अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर के खिलाफ मजीद कार्रवाई करेंगे और फिर वी नीड टू बी ऑन टोस, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ अपनी सरहद का दिफा, अपने शहरों का दिफा, अपने शहरियों का दिफा करने की जरूरत है, क्योंकि फिर उनके अनासिर हमारे यहाँ बदमनी पैदा करते हैं। ये मामलात हमारे सामने आएंगे। आखिरी चीज, सुहेल आफरीदी साहब का मामला। सुहेल आफरीदी साहब से कोर कमांडर साहब ने मुलाकात की। कोर कमांडर साहब जुमे की सुबह आए और सुहेल आफरीदी साहब से 10 बजे के करीब मुलाकात का आगाज हुआ। वजीर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान जारी रही। इस मुलाकात में जो कोर कमांडर साहब हैं, उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बातें सुहेल आफरीदी साहब से की और ये 1-on-1 मुलाकात थी। इसलिए फिर सुहेल आफरीदी साहब ने अपनी टीम को जो बताया वो बताया, जो कोर कमांडर साहब ने अपने बड़ों को बताया होगा वो बताया होगा। तो उसके बाद कोर कमांडर साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को ये कहा कि आप अब ब्रीफिंग के लिए, सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, आप आएंगे कोर कमांडर हाउस और हम वहां आपको ब्रीफिंग देंगे सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से।
इसमें एक बात क्या है, ये कि ये सीएम की हैसियत को एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से तस्लीम किया गया है। दूसरी बात, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिना तौर पर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी होगी या हो रही होगी। इस बात का इम्कान ठीक ठाक जाहिर किया जा रहा है कि आज मुलाकात के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। यहां से आगे क्या मुमकिन है? सुहेल आफरीदी साहब जिनका मौकिफ बहुत तगड़ा रहा है, बहुत भरपूर रहा है, जो आज भी जब हाई कोर्ट में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर दरमियान में से हट जाएं, क्योंकि हमें अदालतों के पास जाना है। मैं ये देख रहा था कि बाज ऐसे लोग जिन्हें हम मखसूस सहाफी कहते हैं वो कह रहे थे नहीं होगी मुलाकात, ऐसी की तैसी। तो वो अगर सुहेल आफरीदी साहब को उनके स्टांस पर बदमाश करार देते हैं तो बदमाश तो अदालत जाके अदालत की इजाजत लेकर नहीं आता, बदमाश तो अदालत को नहीं मानता। सुहेल आफरीदी साहब अदालत की इजाजत लेकर आए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे राब्ता करके, कोर कमांडर वाली मुलाकात करके ये साबित किया है कि उनसे मिलकर काम करने की अब ख्वाहिश भी मौजूद है, जरूरत भी मौजूद है, और इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि आप सीएम हैं, आइए आपको ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि पहले उनको तस्लीम करने में भी पसो पेश से काम लिया जा रहा था। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, वो गो अहेड देंगे, फिर उसके बाद मैं कोर कमांडर हाउस आकर ये सिक्योरिटी की मीटिंग जो है इसमें शिरकत करूंगा, आपकी ब्रीफिंग जरूर लूंगा, लेकिन पहले इमरान खान साहब से मुझे मुलाकात करनी। उन्होंने मशरूत कर दिया। ये मुलाकात जुमे को हुई थी, याद रखिएगा। इस मुलाकात के बाद सुहेल आफरीदी साहब ने जो खिताब किया, जो जिरगे में खिताब था बड़ी वाली पगड़ी के साथ खैबर में, वहां सुहेल आफरीदी साहब ने डीजीएसपीआर साहब के हवाले से बात की। तो सुहेल आफरीदी साहब अपने मौके पर उसी तरह से मौजूद हैं। ये जो गुज़श्ता रोज रात में खबरें चलाकर तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर सुहेल आफरीदी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात कर ली है, ये तासुर गलत है। वो खुद आए थे मुलाकात करने के लिए, तो घर आने वाले को टाला नहीं जाता। सुहेल आफरीदी साहब को बुलाया गया है, उसको उन्होंने इमरान खान साहब की मंजूरी से मशरूत कर दिया है, और अब इम्कान यह है कि ये मंजूरी मिल जाएगी, सुहेल आफरीदी साहब मुलाकात करेंगे, और दीगर मामलात में भी शायद किसी पेशरफ्त की तवक्को जाहिर की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।